नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे उपनिवेशवादी आक्रमण में। आज अपना पॉइंट चलेगा 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति। तो इस पाठ में अभी हम उपनिवेशवादी आक्रमणों को जान रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने जाना कि भारत पर 5 विदेशी शक्तियों ने, यूरोपीय शक्तियों ने भारत में प्रवेश किया व्यापार के माध्यम से और भारत पर अधिकार करना चाहा। लेकिन उन 5 में से केवल अंग्रेज ही भारत को उपनिवेश बनाने में सफल हुए, भारत में साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए। तो अंग्रेजों के बारे में कल की क्लास में हमने कंप्लीट जानकारी जान ली थी कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया और भारत में अपना व्यापार का विस्तार किया और अधिकार किस प्रकार से करना शुरू किया। अधिकार को तो अभी हम नहीं पढ़े हैं, अभी केवल हमने अंग्रेजों का भारत में प्रवेश जाना है और व्यापार में उन्होंने किस प्रकार से विस्तार किया वो जाना है। तो कल की अपनी जो क्लास थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी, अंग्रेजों की जो जानकारी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो क्लास काफ़ी लंबी थी। तो आप उस क्लास को पूरा लें, ज़्यादा लंबी है तो उसको काट करने की या उसको छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी काटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, कंप्लीट उसको लेना है आपको, क्योंकि उस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो उस वीडियो को आप पूरा देखें और बिना काटे हुए कंप्लीट देखें। आज हम जानेंगे उपनिवेशवादी आक्रमणों में 18वीं शताब्दी के समय भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी उसके बारे में। तो देखो, 18वीं शताब्दी के समय भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी वो बहुत खराब प्रकार की हो गई थी और इस खराब राजनीतिक स्थिति की वजह से ही अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य यानी अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता हासिल की थी। भारत में अंग्रेजों का जो राज स्थापित हुआ वो अंग्रेजों की काबिलियत या अंग्रेजों की शक्ति की वजह से नहीं हुआ। भारत में अंग्रेजों का राज भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति की वजह से हुआ। 18वीं शताब्दी से पहले भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी प्रकार की थी, मजबूत थी, भारत में एकता भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था। मुगल साम्राज्य काफी शक्तिशाली था, जिसकी वजह से कोई भी विदेशी भारत में आता नहीं था, आता था तो असफल ही होता था, सफल नहीं हो पाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसकी वजह से भारत में एकता में कमी आ गई और उस एकता की कमी की वजह से ही अंग्रेज भारत में अपना राज स्थापित करने में सफल हुए। तो हम कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों का राज अंग्रेजों की शक्ति की वजह से नहीं बल्कि भारतीयों में एकता की कमी की वजह से स्थापित हुआ था। भारतीयों में एकता की कमी आ गई 18वीं शताब्दी में, यानी भारत में एकता की कमी आ गई, उस वजह से ही अंग्रेज भारत में अपना राज स्थापित करने में सफल हुए। तो 18वीं सदी के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसको हम विस्तार से जानते हैं। तो देखो, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के बारे में आप जानते हो, औरंगजेब मुगल वंश का शक्तिशाली राजा था। मुगल वंश का ये अंतिम शक्तिशाली राजा था। औरंगजेब के बाद में भी मुगल वंश चलता रहा, लेकिन मुगल वंश में आगे फिर शक्तिशाली राजा नहीं हुए। औरंगजेब मुगल वंश का आखिरी शक्तिशाली राजा था। औरंगजेब के समय मुगल वंश बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में था और संपूर्ण भारत में मुगलों का ही राज चलता था। मुगलों ने ही संपूर्ण भारत के राजा महाराजाओं को अपने अधीन किया हुआ था और एक तरह से औरंगजेब के समय तक भारत में एकता बनी हुई थी। भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो काफी अच्छे प्रकार की थी, एकता बनी हुई थी। हालांकि औरंगजेब खुद एक खराब शासक था, वो भारत की जनता और अन्य धर्मों के लोगों पर अत्याचार करता था, लेकिन फिर भी
बाहरी लोगों की दृष्टि से तो इसने बाहरी लोगों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य मजबूत स्थिति में था। भारत के राजा महाराजा मुगलों के अधीन थे, मुगलों से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से भारत में एकता बनी हुई थी। तो कोई भी विदेशी भारत में प्रवेश नहीं कर पाया या भारत पर अधिकार करने की सोच नहीं बना पाया। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल वंश, मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। देखो 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति को हम देख रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी में शुरू में ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल वंश में जो आगे राजा हुए वो सब अयोग्य हुए, कमजोर हुए, जिसकी वजह से आगे मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। अब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तो इस बात का फायदा भारत के जो छोटे मोटे राजा थे उन्होंने उठाया। भारत के जो अन्य छोटे मोटे राजा थे वो पहले जब मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था तो मुगलों से जुड़े हुए थे, मुगलों के अधीन थे और मुगलों के अधीन रहकर ही वो राज चला रहे थे। तो इस प्रकार उस समय भारत में एकता बनी हुई थी। सारे राजा महाराजा मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए थे और उनसे जुड़कर ही भारत में अपना राज चला रहे थे। लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया इस समय से, तो उन राजाओं ने क्या किया, मुगल वंश से वो अलग हो गए और अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। मुगल साम्राज्य के कमजोर होते ही भारत के अन्य छोटे बड़े राजाओं ने अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया और खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। तो इस प्रकार भारत में बहुत सारी छोटी बड़ी रियासतों का निर्माण हो गया, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। तो देखो भारत में पहले मुगल वंश था। मुगल वंश जब शक्तिशाली था तो संपूर्ण भारत में मुगलों का ही अधिकार था, कह सकते हैं संपूर्ण भारत में मुगलों का अधिकार था। हालांकि मुगलों के समय भी भारत में बहुत सारे राजा महाराजा थे, अलग अलग रियासतें और राज्य थे, अलग अलग रियासतें और राज्य हैं। मुगलों के समय भी भारत में बहुत सारी रियासतें और राज्य थे, लेकिन जब मुगल शक्तिशाली थे तो ये सब राज्य और रियासतें मुगलों के अधीन थे और मुगलों के अधीन रहकर ही भारत में अपना राज चला रहे थे। तो ये सब अलग लेकिन थे मुगलों के अधीन, तो पूरे भारत में मुगलों का राज चलता था, यानी भारत में एकता बनी हुई थी। जब मुगल कमजोर पड़े तो कमजोर पड़ते इन सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये जो एकता थी भारत में, ये जो एकता थी, ये एकता टूट गई और ये सब अलग अलग राज्य बन गए, मुगलों के अधीन नहीं रहे, ये अब अलग अलग राज्य बन गए। इस प्रकार भारत में बहुत सारे छोटे बड़े रियासतें और राज्य हो गए, भारत की एकता में कमी आ गई। ऐसा माहौल 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीति में उत्पन्न हो गया और इस एकता की कमी का फायदा ही आगे ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजों ने उठाया। आगे देखते हैं। तो देखो 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति में हमें उन शक्तियों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो 18वीं शताब्दी से पहले भारत की प्रमुख शक्तियां थी। 18वीं शताब्दी से पहले भारत की जो प्रमुख शक्तिशाली वंश और जो प्रमुख शक्तिशाली राज्य थे उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। 18वीं शताब्दी से पहले वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली स्थिति में थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद उनकी स्थिति कमजोर हुई, जिसकी वजह से ही अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाने में सफलता हासिल की थी। तो 18वीं शताब्दी से पहले भारत की जो प्रमुख शक्तियां थी उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी थी उस समय भारत में? एक तो मुगलों के अलावा मराठों के अलावा अवध राज्य, बंगाल राज्य, मैसूर राज्य,
सिख राजपूत और रुहेलखंड राज्य। तो देखो 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति को हम इन पॉइंटों के द्वारा जानेंगे, क्योंकि 18वीं शताब्दी से पहले या 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में ये प्रमुख वंश या राज्य शक्तिशाली थे। पूरे भारत में इन सबकी उस समय धाक चलती थी, पूरे भारत में इनकी स्थिति काफी मजबूत थी उस समय में। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भी और 18वीं शताब्दी से पहले भारत की राजनीति में इनका ही दबदबा था, यानी भारत की जो राजनीतिक स्थितियां थी उनमें इनकी स्थिति बहुत शक्तिशाली थी। उस समय ये भारत के प्रमुख शक्तिशाली राज्य या शक्तिशाली वंश थे जो भारत में एकता बनाए हुए थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद में इन सबकी स्थितियों में कमी आई, इन सबकी शक्तियों में कमी आई, ये थोड़े कमजोर होते गए, जिसकी वजह से ही भारत में आगे जाकर अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो पाया था। तो इस पॉइंट में हम इन पॉइंटों के द्वारा इन सब वंशों या राज्यों को एक एक करके इनकी स्थितियों को जानेंगे कि मुगलों की स्थिति 18वीं शताब्दी के बाद में अंत तक कैसी रही, मराठों की स्थिति 18वीं शताब्दी के बाद में और अंत तक कैसी रही। तो एक एक वंश या एक एक राज्य, इनमें कुछ तो वंश हैं और कुछ राज्य हैं, तो इन राज्यों और वंशों की 18वीं शताब्दी से पहले स्थिति कैसी थी वो हम जानेंगे, और 18वीं शताब्दी के बाद में इनकी स्थिति कैसी हुई वो हम विस्तार से जानेंगे। इनकी स्थिति जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही भारत की प्रमुख शक्तियां थी। उस समय में प्रमुख शक्तिशाली राज्य थे जो संपूर्ण भारत में एकता बनाए हुए थे। तो इनमें बाद में कमी आई, जिसकी वजह से ही भारत की राजनीति में बहुत बड़ा